ये शाहनवाज है जिसको आप देख रहे हैं, जिसकी तलाश पिछले 9 दिन से महाराष्ट्र और यूपी पुलिस कर रही थी। शाहनवाज पकड़ा गया और शाहनवाज से अब पुलिस हर वो सवाल करेगी जो गेमिंग ऐप के जरिए हिंदू बच्चों को मुसलमान बनाने से जुड़े। अभी सवाल जवाब ठीक से शुरू ही नहीं हुए थे कि शाहनवाज को बचाने के लिए नई मुहिम शुरू हो गई। शाहनवाज का पक्ष लेने के लिए, उसे बेगुनाह साबित करने के लिए कोई मुस्लिम नेता सामने नहीं आया, बल्कि एनसीपी के बड़े नेता जितेंद्र आवाड़ ने मोर्चा संभाला। सीधे सीधे उन्होंने शाहनवाज की गिरफ्तारी को दंगों से जोड़ दिया। शाहनवाज को ऐसा कौन सा राज पता है? शाहनवाज के पीछे ऐसा कौन सा नेटवर्क है? कौन इन गिरफ्तारी को अलग रंग देने की कोशिश कर रहा है? यकीन मानिए, हमारी टीम ने जितने सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश की तो हमारे सामने उतने ही नए सवाल खड़े हो गए। पूरी डिटेल, पूरी इन्वेस्टिगेशन इस रिपोर्ट में आप समझिए। गाजियाबाद में ऑनलाइन गेमिंग के जरिए हिंदू बच्चों के धर्म परिवर्तन की साजिश का जब खुलासा हुआ तो हड़कंप मच गया। यूपी से लेकर महाराष्ट्र जांच और कार्रवाई का दायरा फैलता चला गया। राज्यों से लेकर केंद्र की जांच एजेंसियां एक्टिव हो गईं। इसी कड़ी में पिछले 9 दिनों से फरार चल रहे शाहनवाज और बद्दो को मुंब्रा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपित शाहनवाज मकसूद खान को तलाशने का काम मुंब्रा पुलिस को दिया गया था। पुलिस अधिकारी कुंभार और टीम ने आरोपित और उसके रिश्तेदारों के मोबाइल फोन का तकनीकी विश्लेषण किया। हर सुराग का पता लगाया गया। शाहनवाज की एक लोकेशन ट्रैक की गई। शाहनवाज की लोकेशन से पता चला कि वो मुंबई के वर्दली पुलिस स्टेशन की सीमा में है। वर्दली पुलिस की मदद से जब उसकी तलाशी का अभियान चला तो सामने आया शाहनवाज पुलिस को चकमा देने के लिए एक रात पहले ही अलीबाग के लिए निकल गया था। लेकिन जब कोई हथकंडा काम नहीं आया तब अलीबाग के एक लॉज से उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस की पूछताछ में शाहनवाज ने चौंकाने वाले खुलासे किए। उसने बताया कि कैसे वो छोटे बच्चों को ऑनलाइन गेम के जाल में फंसाकर उनका धर्म बदलवाता था। बच्चों से शाहनवाज शुरुआती जान पहचान फोर्टनाइट गेमिंग ऐप पर करता था। बाद में एक दूसरे से बातचीत करने के लिए उसने डिस्कॉर्ड का सहारा लेकर मोबाइल नंबर साझा किए। बच्चों से जान पहचान दोस्ती में बदलती गई। गाजियाबाद के दोनों बच्चों ने कुछ दिन बाद फोर्टनाइट गेम खेलना बंद कर दिया। दिसंबर 2021 के आखिर में वेलोरेंट नाम का गेम खेलना शुरू किया। वेलोरेंट खेलते वक्त गेम में आइस बॉक्स नाम के टारगेट पर पहुंचने के दौरान शाहनवाज ने बच्चों से धर्मांतरण पर बात की। इसी दौरान जाकिर नाइक के भाषणों के बारे में चर्चा हुई। शाहनवाज अपने घर के कंप्यूटर से ही गेम खेलता था। उसके पास से एक मोबाइल फोन, एक आईपैड और एक कंप्यूटर बरामद किया गया है। ट्रांजिट रिमांड के लिए शाहनवाज को कल ठाणे की अदालत में पेश किया जाएगा। शाहनवाज ने जिस दुकान से नया सिम खरीदा था उस दुकानदार को भी हिरासत में लेकर पूछताछ हुई। खुलासे के मुताबिक गेमिंग जिहाद में 1-2 नहीं बल्कि 5 मामलों की पुलिस जांच शुरू कर चुकी है। खुलासा हुआ है कि ऑनलाइन धर्मांतरण का यह खेल 5 साल से जारी था। टारगेट पर हिंदू बच्चे थे। पिछले 1 साल में करीब 100 से ज्यादा बच्चे इस गैंग के संपर्क में आ चुके थे। दावा तो यह भी है कि शाहनवाज मकसूद जिस मुंबई से सटे मुंब्रा इलाके में रहता था वहां 400 से ज्यादा लोगों को मुसलमान बनाया जा चुका है। अभी ऑफ लेट हमको गुजरात से 1-2 लोग का फ़ोन आया था जिन्होंने ये इंटेल शेयर करा है कि मुंब्रा थाना क्षेत्र में उस एरिया में लगभग 400 लोग का कन्वर्जन हो चुका है। कुछ उन्होंने फ़ोन नंबर शेयर करे, कुछ फोटोग्राफ्स, कुछ ऑडियो क्लिप शेयर करे हैं, बट उसको अभी वेरीफाई करना अभी बाकी है। हम लोग उसको वेरीफाई करके ही आप लोगों को कुछ उसकी पुष्टि कर पाएंगे। गाजियाबाद पुलिस के इस बयान के बाद सियासत तेज हो गई। मुंबई से ठाणे जिले के मुंब्रा से विधायक एनसीपी नेता जितेंद्र आवाड़ 400 से ज्यादा लोगों के धर्मांतरण के दावे पर बेहद आक्रामक हो गए। उन्होंने कहा कि 400 की बजाय सिर्फ 4 धर्मांतरण भी यूपी या ठाणे पुलिस साबित करके दिखाती है तो वो राजनीति छोड़ देंगे। आज शाहनवाज की गिरफ्तारी के बाद जितेंद्र आवाड़ भी मुंब्रा पुलिस स्टेशन पहुंचे। ऐसा है, कौन अरेस्ट हो गया? शाहनवाज क्या करता है? ऑनलाइन गेम के जरिए वो ऑनलाइन गेम के जरिए करता है। 400 लड़के मुंब्रा के है क्या? नहीं। मुंब्रा का बच्चा है क्या कोई? और गेमिंग से धर्मांतरण होता है क्या? मजाक है क्या? मुसलमान बच्चा दिखा, गेमिंग का नाम दिया, डाल दिया, बोल दिया धर्मांतरण। मुसलमानों को बदनाम करने में लगता क्या है? साजिश है मुंब्रा को बदनाम करने के लिए, साजिश है महाराष्ट्र में दंगे करने के लिए, साजिश है हिंदू और मुसलमानों में दीवार तैयार करने। हिंदुस्तान में धर्मांतरण का एक नया फॉर्मूला अपनाया जा रहा है। बड़े खतरे को देखते हुए जांच एजेंसी अलर्ट हो गई और साजिश के हर किरदार को खोजा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट,
टाइम्स नाउ ऑफ भारत। क्या मध्य प्रदेश में बाबा बागेश्वर सरकार बनाएंगे? ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि वहां पर बीजेपी और कांग्रेस, ये दोनों ही पार्टियों में होड़ लगी है कि बाबा का आशीर्वाद पहले किससे मिले। बाबा हिंदू राष्ट्र के एजेंडे पर क्लियर है और राजनीतिक पार्टियां बाबा के करोड़ों हिंदू भक्तों में इंटरेस्टेड है। अब बाबा के भक्तों को वोट में बदलने के लिए हर कोई दरबार में हाजिरी लगा रहा है। तो इस बार के विधानसभा चुनाव में बाबा के दरबार में किस पार्टी की पर्ची निकलेगी, वो हम आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं। हमें लग रहा भारत हिंदू राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है। इसलिए अपने विधर्मियों की इन कायरता से और कुत्तों के भौंकने से शेर डरते नहीं। क्या भक्त, क्या नेता, बाबा को सुनने के लिए हर कोई बेताब है। हर कोई बाबा के दरबार में हाजिरी लगाने को बेकरार है। हर कोई बाबा की पर्ची से समाधान चाहता है, क्योंकि बाबा हिंदू राष्ट्र के ध्वजवाहक बन गए हैं। बाबा के पास लाखों करोड़ों भक्तों का समर्थन है, तो नेताओं को बाबा के आशीर्वाद में वोट बैंक दिखता है। बाबा का कॉन्सेप्ट क्लियर है, वो है हिंदू राष्ट्र। इस बार मंदसौर में लाखों की भीड़ के सामने बाबा बागेश्वर ने एक बार फिर हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरी। के विरोधी भी अब उनके साथ खड़े होने को मजबूर हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं और बाबा का आशीर्वाद सरकार बना सकता है। इसका एहसास बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक को है। मध्य प्रदेश में कुल 230 विधानसभा सीटें हैं। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके में 5 जिले हैं और वहां बुंदेलखंड क्षेत्र की विधानसभा सीटों की संख्या 26 है। बाबा बागेश्वर का आश्रम छतरपुर जिले में है, जो बुंदेलखंड में ही पड़ता है, और इन 26 सीटों पर बागेश्वर धाम का अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है। यही वजह है कि बीजेपी और कांग्रेस बागेश्वर धाम के प्रभाव वाली इन 26 सीटों पर अपना पूरा फोकस कर रही है। इन सीटों के अलावा राज्य की अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों पर भी दोनों पार्टियों की नजर गड़ी हुई है। मध्य प्रदेश की 230 सीटों में से 82 सीटें आरक्षित हैं। इनमें से 47 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व हैं, जबकि 35 सीटें अनुसूचित जाति के लिए। अनुसूचित जनजाति की ज्यादातर सीटें शहडोल, डिंडोरी, मंडला, अलीराजपुर और झाबुआ जैसे आदिवासी बहुल इलाकों में हैं, जबकि अनुसूचित जाति की सीटें भिंड, मुरैना, टीकमगढ़, रीवा और रायसेन में हैं। इन आदिवासी इलाकों से बाबा बागेश्वर अब तक कई लोगों की घर वापसी करवा चुके हैं। ऐसे में आदिवासी समुदाय और अनुसूचित जाति की इन सीटों पर भी बाबा का प्रभाव माना जाता है। पॉलिटिकल पार्टियों की नजर इन 82 सीटों पर भी है। इसके लिए कुछ नेता दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं, तो कुछ पिछले दरवाजे से बाबा को साधने की कोशिश में जुटे हैं। न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि दिल्ली से भी कई बड़े नेता बाबा बागेश्वर के धाम पहुंच चुके हैं। बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। ओ बागेश्वरी बालाजी, बागेश्वरी बालाजी, संग संग बोले शिव अविनाशी। बम बम। बीजेपी कभी अपने हिंदुत्व वाले एजेंडे से पीछे नहीं हटी, इसीलिए उसके नेता बाबा के साथ खड़े नजर आते हैं। एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लेकर कई मंत्री और विधायक बाबा के दरबार में हाजिरी लगा चुके हैं। लेकिन अब दिक्कत कांग्रेस के सामने है। पहले कांग्रेस बाबा का विरोध करती थी, चमत्कार को पाखंड का नाम देती थी, बाबा की पर्ची को फर्जी बताती थी। लेकिन अब बाबा के बढ़ते प्रभाव की वजह से कमलनाथ भी नया हिंदुत्व अपनाने की कोशिश में जुट गए। इसके लिए कांग्रेस ने बाकायदा एक धार्मिक कैलेंडर तैयार किया। उस कैलेंडर में क्या कुछ है आप भी देखिए। राज्य की सभी 230 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस धर्म रक्षा यात्रा निकालेगी।
धर्म संवाद कार्यक्रमों के जरिए धर्माचार्यों को अपने पक्ष में करने की रणनीति भी बनाई गई है। पिछले 6 महीने से हर जिले में पार्टी की तरफ से कथाओं का आयोजन हो रहा है। मंदिर के पुजारियों को लामबंद करने मंदिर पुजारी प्रकोष्ठ बनाया जा चुका है। 2018 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने राम वन गमन पथ को अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था और इस बार भी उसका जोर इस मुद्दे पर रहने की उम्मीद है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि चुनाव से पहले कांग्रेस को भी हिंदुत्व की राह पर आना पड़ा? असल में इसके पीछे मकसद है मध्य प्रदेश के बहुसंख्यक हिंदू वोटरों को लुभाया जा सके। दरअसल मध्य प्रदेश की आबादी करीब 11 करोड़ है, जिनमें 5 करोड़ 40 लाख मतदाता हैं। इनमें करीब 4.5 करोड़ हिंदू वोटर हैं, जबकि मुसलमान वोटरों की तादाद 50 लाख है। यानी जिसके खाते में हिंदू वोट जाएंगे वो सत्ता पर राज करेगा। यही बात बीजेपी और कांग्रेस दोनों जानते हैं, इसीलिए वो बाबा को साधने में जुटे हैं। हालांकि बाबा पहले भी हिंदू राष्ट्र की बात कह चुके हैं, लेकिन इस बार उनके पास हिंदू राष्ट्र का फूल प्रूफ प्लान तैयार है। बहुत ही जल्दी डर है कि कहीं बाबा के भक्तों का हुजूम दाएं बाएं कर गया तो कुर्सी हाथ में आते आते रह जाएगी। सबसे ज्यादा डर कांग्रेस को सता रहा है और इस डर की सबसे बड़ी वजह है ये तस्वीरें। ये तस्वीरें मंदसौर में हुई श्री हनुमंत कथा के दूसरे दिन की हैं। जब बाबा अपने दरबार की ओर बढ़े तो हिंदू भक्तों के अलावा वहां मुस्लिम समुदाय के लोगों की भीड़ भी उमड़ पड़ी। हाथों में फूल मालाएं लेकर बाबा के स्वागत के लिए बड़ी तादाद में मुस्लिम लोग सड़कों के किनारे खड़े नजर आए। एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों मुस्लिम भक्त बाबा की एक झलक पाने को बेताब दिखे। इन तस्वीरों से बाबा के विरोधियों के सीने पर सांप लौट गए, क्योंकि उनके विरोधियों ने ऐसा नैरेटिव बनाने की कोशिश की कि बाबा मुस्लिम विरोधी हैं। अब दूसरी तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें बाबा के विरोधियों को और भी परेशान कर सकती हैं। ये मंदसौर में बाबा के पंडाल की तस्वीरें हैं। लाखों हिंदू भक्तों के बीच कई मुस्लिम भक्त भी बाबा का प्रवचन सुनने के लिए बैठे हैं। सनातन धर्म को जितने भी लोग पाखंडी कहते थे, झूठ कहते थे, अंधविश्वास कहते थे, पढ़े लिखे लोग, कुछ जिन लोगों ने थोड़ा मोड़ा पढ़ लिया उन्हें अंधविश्वास लगता था, उन लोगों के मुंह पर तमाचा है बागेश्वर बालाजी का दरबार। जबलपुर में बेटी के मुस्लिम युवक से लव मैरिज करने से आहत परिवार ने उसका पिंडदान कर दिया। दरअसल जबलपुर की रहने वाली 22 साल की अनामिका दुबे ने मोहम्मद अयाज से शादी कर ली थी। 10 दिन पहले शादी के वलीमे का कार्ड भी सामने आया था। कार्ड में युवती का नाम उज़्मा फातिमा लिखा है। युवक और युवती ने कोर्ट में शादी कर ली थी और इस शादी से नाराज परिवार वालों ने युवती को मरा घोषित कर दिया। परिवार वालों ने जीवित बेटी की मौत की सूचना रिश्तेदारों और समाज के लोगों को देने के लिए शोक संदेश कार्ड छपवाया। पिंडदान के साथ परिवार वालों ने बेटी मृत्यु भोज भी करवाया। कार्ड में उसकी मौत 2 अप्रैल को होना बताया। युवती के परिवार का कहना है कि उसने समाज में परिवार की इज्जत की धज्जियां उड़ाई हैं। सोचा था मैंने कि ये सब तो कभी फेस नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अब करना पड़ रहा है। तो ये अब तो हम लोग ने सोच ही लिया है कि हमारी बहन हमारे लिए मर गई है, तो ये सब करा अपन ने, तो उनकी आत्मा को शांति मिले। और मम्मी पापा को भी बहुत दुख हुआ इस बात का, इसलिए मेरे को ये सब करना पड़ा। नहीं तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये सब भी करना पड़ेगा मुझे। तो जो भी हुआ अच्छे के लिए होता है और मैं तो यही चाहता हूँ कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। और लोगों ने समझाने के लिए क्या क्या प्रयास किए थे? बहुत प्रयास किए, नहीं समझी तो अब क्या ही कर सकते। शादी के लिए तो बहुत सपने देखे थे भैया। छोटी बहन थी, मतलब मेरे से तो बड़ी थी, लेकिन 3 बहन है मेरी। सबसे छोटी बहन थी, तो छोटी बहन की तो बहुत धूमधाम से शादी के लिए देखे थे, लेकिन अब ये सब हो गया तो अब कुछ कह नहीं सकते। के लिए आज दुनिया की अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभाने वाले मेहमान वाराणसी पहुंचे और मेहमानों ने काशी की सभ्यता संस्कृति को नमन किया। विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती की भव्य और अद्भुत छटा देखी। इस दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मेहमानों के साथ नजर आए, तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ भी वाराणसी पहुंचे। विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की और फिर G20 मेहमानों के साथ डिनर किया। ये समिट 11 से 13 जून तक चलेगी और ये 3 तस्वीरें देखिए। गंगा आरती, जगमग काशी और मेहमानों का स्वागत भारतीय रीति रिवाज के साथ, परंपरा के साथ, और मेहमान भी गदगद। कि
G20 मीटिंग्स में शामिल होने के लिए जो विदेशी मेहमान बनारस पहुंचे तो वो सबसे पहले वाराणसी के इसी गंगा तट पर पहुंचे और यहाँ पर अब बाकायदे माँ गंगा की भव्य आरती उतारी जा रही है और इसका साक्षी बने हैं दुनिया के कोने कोने से पहुंचे विदेशी मेहमान। दरअसल अगले 2 दिनों तक वाराणसी में दुनिया के डेवलपमेंट को लेकर चर्चा होगा, मंथन होगा और इसमें शामिल होने के लिए दुनिया के जो सबसे शक्तिशाली देश यानी G20 के जो मंत्री हैं और इसके साथ ही जो डेलीगेट्स हैं वो वाराणसी पहुंचे हुए हैं। और इस दौरान जब इस पूरे अभियान की या इस पूरे जो सम्मेलन की जो शुरुआत होती है वो बेहद धार्मिक अंदाज में हो रही है। ऐसा लग रहा है कि देव दीपावली का जो मौका है वो इस वक्त नजर आ रहा हो तो कहीं न कहीं वाराणसी के लिए बेहद ऐतिहासिक पल है, क्योंकि जो दुनिया के कोने कोने से जो लोग हैं वो वाराणसी की एक तरीके से जो दिव्यता है, भव्यता है और सुंदरता है उसको देखने के लिए पहुंचे हैं। इसके साथ ही दुनिया के डेवलपमेंट पर भी चर्चा होगी तो बनारस के लिए ये खास मौका है। लिहाजा बनारस ने लोगों ने भी यहाँ पर इस मौके को और खास बनाने के लिए खास तैयारियां भी की हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ खुद यहाँ पर पहुंचे हैं और वो एक एक चीज की निगरानी कर रहे हैं। उनकी निगरानी में ही ये पूरा कार्यक्रम कराया जा रहा है। तो इस पल का ये पिछले 2 महीने के दौरान ये ऐसी दूसरी बार है जब G20 की जो मीटिंग है वो वाराणसी में हो रही है। वाराणसी से विकेश के साथ आशुतोष टाइम्स नाथ भारत।